हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटाडोर एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज हमारे इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है जिसको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो हम जब संधारित्र को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। क्यों संग्रहित होती है इसका भी अपन यहाँ कारण जानेंगे, और कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है इसको भी अपन यहाँ पर मैथमेटिकली ज्ञात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट समझते हैं अपने टॉपिक को। तो उसके पहले देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई बाह्य कार्य करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो उस सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो चाबी भरने वाले खिलौने होते हैं उनमें आप चाबी भरते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप उस पर बाह्य कार्य करते हो, और जब वह आप ये कार्य कर देते हो तो वह क्या हो जाता है, उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जैसे आप चाबी छोड़ेंगे तो वो खिलौना वापस चलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बाह्य कार्य अपन ने किया है वो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में जाकर स्टोर हो गया। और क्यों स्टोर हो गया, क्योंकि वहाँ पर स्प्रिंग जो है वो क्या करती है कि आपके बाह्य कार्य का विरोध करती है। आपने जो कार्य किया है उसका क्या करती है, वो विरोध करती है। तो किसी भी सिस्टम के बल के विरुद्ध जाकर जब हम कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उस सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। संधारित्र भी इतनी आसानी से चार्ज नहीं हो जाता है। उसको चार्ज करने में बैटरी को भी क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, किसी न किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो समझते हैं वो बल क्या है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास एक संधारित्र है और इसको हम चार्ज करना चाहते हैं। तो मैंने एक बैटरी इसके ऊपर लगा दी है, ये एक बैटरी अपन ने इसके ऊपर लगा दी इसको चार्ज करने के लिए। पहले से आवेश दिखा रखा है अपन ने यहाँ पर। अब मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पे कि मैं इसको 10 माइक्रो कूलाम आवेश तक चार्ज करूंगा। इन संधारित्र की प्लेटों को अपन 10 माइक्रो कूलाम आवेश तक चार्ज करना चाहते हैं। और बैटरी ने किसी समय मान लेते हैं जब चार्ज हो रहा है तो किसी समय मान लेते हैं कि यहाँ पर Q डैश बराबर 1 माइक्रो कूलाम आवेश आ चुका है, ठीक है ना। अब 1 माइक्रो कूलाम आवेश अगर यहाँ आ गया है तो 1 माइक्रो कूलाम आवेश जो पहले से उपस्थित है वो यहाँ पर आने वाले नए आवेश का विरोध करता है, क्योंकि ये धन आवेश है। और नए धन आवेश जब बैटरी देगी तो ये पुराना आवेश जो है पहले से मौजूद हो गया है वो उसके आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस विरोध के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उस आवेश को, बैटरी को, नए आवेश को वहां जमा करने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो कार्य बैटरी इस तरह से कर रही है वह कार्य ही यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है या विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। उसी स्थिर ऊर्जा को अपन यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। अब इसको मैथमेटिकली अपन ज्ञात करते हैं कि कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी। तो आपको रीजन तो समझ में आ गया होगा कि बैटरी को कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से जो उपस्थित आवेश है वो नए आवेश के आने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो बैटरी को वहाँ कार्य करना पड़ रहा है और वही कार्य उसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तब किसी समय इसकी प्लेट पर उपस्थित आवेश दिए जाने वाले अन्य आवेश का विरोध करता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी मैथमेटिक्स से अपन निकालते हैं इसको। तो यह लिखा हुआ है, माना कि संधारित्र की धारिता C है। मान लेते हैं इस कैपेसिटर की धारिता क्या है, C है। और किसी समय t पर विद्यमान आवेश Q डैश तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर, ये कुछ कटा हुआ है भाई, तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश है। प्लेटों के मध्य का विभवांतर क्या है, V डैश है। इसका मतलब ये है देखो कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपको टोटल चार्ज तो ये संधारित्र Q तक करना है, मतलब अपने को टोटल आवेश प्लस Q और क्या लाना है, माइनस Q लाना है। और इसका प्लेटों के बीच का विभव आपको V तक उठाना है, अपने को प्लेटों के बीच का विभव V तक उठाना है। पर जब अपन चार्ज कर रहे हैं किसी समय इस पर बैटरी लगाकर जब चार्ज कर रहे हैं तो कोई समय मान लेते हैं कि इसके ऊपर Q डैश आवेश आ चुका है, ठीक है ना। इसके ऊपर प्लस Q डैश, इसके ऊपर माइनस Q डैश आवेश आ चुका है। और प्लेटों के बीच का विभवांतर इस समय V डैश है, ठीक है। जब चार्जिंग की प्रोसेस चल रही है उस समय किसी समय आवेश इस पर Q डैश है और इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V डैश है। तो उस कंडीशन में अगर आप इक्वेशन लिखोगे V डैश के लिए तो V डैश बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, V डैश बराबर आ जाएगा Q डैश बटा C, जो हमारी धारिता का फॉर्मूला है निकालने का।
उस नियम से अपन ने V डैश बराबर लिख दिया Q डैश बटा C। ठीक है, अब इसी समय मान लो बैटरी यहाँ पर पुनः dq आवेश और देना चाहती है, इसको dq आवेश और देना चाहती है, तो dq आवेश अगर इसको बैटरी और देना चाहती है तो बैटरी को यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। तो dq यहाँ पर अपन ने अल्पांश आवेश लिया है, dq जो हमारा है वो अल्पांश आवेश है, तो इस अतिरिक्त अल्पांश आवेश को देने में बैटरी कितना कार्य करेगी। तो कार्य का फॉर्मूला अपन ने निकाला था W बराबर QE होता है। सामान्य रूप से अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, तो उस विभवांतर के लिए किया गया कार्य W बराबर QV से ज्ञात किया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर W की जगह तो आ जाएगा dW, अगर अपन W की जगह लेंगे, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इस चीज को नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। W की जगह आ जाएगा dW, क्योंकि अपन अल्पांश आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी अल्पांश ही होगा, तो dW आ जाएगा। इसके बाद अपन ने dq आवेश दिया तो यहाँ पर q की जगह अपन dq लिख सकते हैं, ठीक है ना। और पीछे अपन किस अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश है, मतलब विभवांतर प्लेटों के बीच का V डैश है, इसलिए इसको V डैश से अपन गुणा कर देंगे, तो dW बराबर हमारे पास आ जाएगा dq इंटू V डैश। अब इस V डैश की वैल्यू हम रख सकते हैं Q डैश बटा C, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा dW बराबर, इसको मैं आगे लिख दूंगा V डैश की वैल्यू को Q डैश बटा C इंटू dq। तो इतना अल्पांश कार्य हमें करना पड़ेगा या बैटरी को करना पड़ेगा जब बैटरी उसको एक अल्पांश आवेश dq देना चाहती है। अब कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुल कार्य का मतलब हो गया कि अपन आवेश कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो बैटरी इस संधारित्र को मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश तक चार्ज करना चाहती है, तो कैपिटल Q आवेश तक चार्ज करने में बैटरी को कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुल कार्य के लिए हमेशा समाकलन किया जाता है। तो यह समाकलन की विधि से अपन कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अतः शून्य से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो अभी जो हमारी इक्वेशन आई थी dW बराबर था हमारे पास Q डैश बटा C इंटू dq। इसी चीज को मैं इधर समझा देता हूँ आपको, फिर अपन बाद में पढ़ लेंगे उसको। तो कुल कार्य के लिए समाकलन करेंगे अपन, तो समाकलन करने पर ठीक है ना। तो dW का समाकलन बराबर Q डैश बटा C dq का समाकलन, ठीक है। अब इस समाकलन में लिमिट लगाएंगे, हम कहां से कहां तक आवेशित करना चाहते हैं, तो dq आवेश की लिमिट लग जाएगी 0 से कैपिटल Q तक। अब dW का समाकलन तो अपन जानते हैं W होता है, और इसमें देखो C बाहर ले सकते हैं अपन 1/C, और यहाँ रह जाएगा Q डैश dq 0 से Q, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर Q चेंज हो रहा है इसलिए Q को अपन बाहर नहीं ले सकते हैं, तो Q डैश का आप समाकलन करोगे अगर यहाँ पर, तो Q डैश का समाकलन जो आएगा वो आ जाएगा Q डैश का स्क्वायर बटा 2, और 0 से लेकर Q तक। अब इस दो तो कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो 1/2C, और Q डैश का स्क्वायर पर लिमिट रह जाएगी 0 से Q। इसी को अगर अपन आगे हल करते हैं तो W जो हमारा कार्य आएगा वो आ जाएगा 1/2C, और लिमिट को ओपन करेंगे तो Q डैश की जगह पहले Q रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो Q स्क्वायर, फिर इसमें बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है, और फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास कार्य का मान आ गया 1/2 Q स्क्वायर बटा C। तो ये चीज़ देखो यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ पर इसको Q डैश अपने को लिखना पड़ेगा, इसमें भी Q डैश है, यहाँ भी Q डैश है ना। बाकी सेम वही चीज़ मैंने दोबारा आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि बैटरी के द्वारा इतना कार्य किया जाता है, हाफ Q स्क्वायर बटा C कार्य किया जाता है। और हम जानते हैं किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, तो इसी कार्य को अपन यहाँ पर U भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं U भी कह सकता हूँ, तो U बराबर W बराबर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बटा C, इसी को अपन U भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को अन्य रूप में भी याद रखा जाता है, तो इसके अन्य रूप क्या हो सकते हैं वो भी अपन आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर तो अन्य रूप में लिखा हुआ है, देखो अब अन्य रूप में कैसे लिखेंगे इसी चीज को मैं इधर बताता हूँ पहले आपको, फिर आप वहां से पढ़ेंगे बाद में। तो U बराबर अपने पास अभी हाल फॉर्मूला आ गया हाफ Q स्क्वायर बटा C, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना। अब संधारित्र में अपन जानते हैं संधारित्र के लिए Q बराबर CV होता है। संधारित्र में क्या होता है, Q बराबर CV। अगर Q आवेश तक आप चार्ज कर रहे हो तो Q बराबर CV होता है, ठीक है ना। ये संधारित्र का जहाँ कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था वहाँ स्टार्टिंग इसी फॉर्मूले से करी थी अपन ने, C बराबर Q बाई V या Q बराबर CV। तो अपन यहाँ पर Q का मान CV रख देते हैं,
तो U बराबर देखो क्या आ जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि Q का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर बटा C। देखो ये टर्म यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर ये V स्क्वायर है इस जगह पे, तो C से C कट जाएगा तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दूसरा रूप है स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए। इसी चीज को, इसको ज़्यादा याद रखा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादातर इसी रूप में याद रखी जाती है। एक तरीके से ये हाफ mv स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर, जैसे अपन गतिज ऊर्जा के लिए पढ़ते हैं, ऐसे ये हाफ CV स्क्वायर है। C संधारित्र की धारिता रहेगी और V जो है उसको जिस विभवांतर तक आपने जिस विभवांतर तक आपने उसको उठाया है, उसका पोटेंशियल जिस मान तक आपने उठाया है वो विभवांतर यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है ना। इसी का एक और रूप अपन ले सकते हैं। अब जैसे एक और रूप अगर आप लेना चाहते हो इसका, तो अपन यहाँ पर क्या करें कि C का मान जैसे अपन देखें तो C बराबर अपन जानते हैं, इसी फॉर्मूले से अगर देखें तो C बराबर Q बटा V भी होता है। तो मैं यहाँ C को Q बटा V से रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, U बराबर हाफ C की जगह अपन रख देंगे Q बटा V इंटू V स्क्वायर। तो एक बार V कट जाएगा तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा U बराबर हाफ QV। तो तीन तरीके से अपन ने U का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पर अब इसको समरी करें तो अपने पास U के तीन तरह के फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले तो आएगा हाफ Q स्क्वायर बटा C, फिर आया हाफ CV स्क्वायर और एक और रूप इसका आया हाफ QV। तो तीनों प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, और अगर एक रूप भी अगर आपको याद है तो अन्य को आप ज्ञात कर सकते हो। तो मेनली तो आप हाफ CV स्क्वायर याद रख लो, बाकी अपने आप इससे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई ये ऊर्जा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के आयतन में उपस्थित होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ रहती है, इस चीज को आपको बता रहे हैं कि ये ऊर्जा जो होती है, जो आपने आपके संदर्भ की प्लेटें हैं, तो उन प्लेटों के बीच के आयतन में क्या रहती है, ये ऊर्जा उपस्थित रहती है। क्योंकि प्लेटों के बीच ही विद्युत क्षेत्र होगा, जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहीं पर आपकी ऊर्जा भी क्या रहेगी, संग्रहित रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने मैथमेटिकली भी समझ लिया है कि कितनी ऊर्जा संदर्भ की प्लेटों के बीच स्टोर होती है और उसका स्टोर होने का क्या कारण है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप चलते हैं आगे। आइए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अपन देखते हैं। देखो अभी अपन ने सीख लिया है कि संधारित्र को कैसे चार्ज किया जाता है और उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा किए गए कार्य का आधा भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। मतलब आधा तो वेस्ट ही हो रहा है, ये अपने को यहाँ प्रूव करना है कि बैटरी जब संधारित्र को चार्ज करती है तो जितनी एनर्जी देती है उसका आधा भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो इसको अपन मैथमेटिकली यहाँ प्रूव करते हैं। तो देखो अभी हाल अपन ने जो सीखा था उसके अनुसार जब आप एक संधारित्र पर कोई V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, किसी संधारित्र पर अपन V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो ये संधारित्र मान लो Q आवेश तक आवेशित हो गया, ठीक है ना। तो बैटरी ने कुल कितना कार्य किया, तो अपन यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य। तो बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य अगर आप निकालोगे तो W बराबर आएगा वो QV, ठीक है ना। ये अपन ने स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ा था दूसरा, तो वहां पर अपन ने देखा था कि किया गया कार्य आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो बैटरियां टोटल QV कार्य करती है, ठीक है ना। अब अभी हाल अपन ने देखा था कि जब बैटरी कार्य करती है तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो कितनी ऊर्जा संग्रहित हो रही है, तो अपन यहाँ लिखेंगे संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा जिसको अपन ने U कहा था, और U बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था हाफ QV। U का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आया था हाफ QV, ठीक है ना। तो इतनी ऊर्जा प्लेटों के बीच में संग्रहित होती है। अतः ऊष्मा के रूप में क्षय ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में क्षय ऊर्जा, तो ऊष्मा के रूप में क्षय ऊर्जा को अपन H मान लें अगर, तो H बराबर रहेगा W माइनस U। तो QV में से अगर हाफ QV अपन घटाएंगे तो वापस हमारे पास हाफ QV ही बचेगा। इसका मतलब देखो टोटल जो QV ऊर्जा थी उसकी आधी ऊर्जा यहाँ पर ऊष्मा के रूप में क्या हो गई, क्षय हो गई। तो उससे क्षय ऊष्मा का मान हाफ QV आ रहा है, तो हम कहेंगे कि आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय को प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट,
हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि ऊर्जा जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच भरी हुई है उसको प्रति एकांक आयतन में देखना कि प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा वहाँ पर विद्यमान है। तो देखो परिभाषा लिखी हुई है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व कहलाती है और इसे स्मॉल यू से लिखते हैं। तो स्मॉल यू बराबर हो जाएगा ऊर्जा जो अपन संग्रहित है उसको अपन ने यू मान रखा है और इसमें अपन आयतन का भाग दे देंगे। प्रति एकांक आयतन निकालने के लिए ऊर्जा में आयतन का भाग दिया गया है और इसे ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास जो संधारित्र होता है तो संधारित्र की प्लेट का एरिया अपन ए मानते हैं और प्लेटों के बीच की दूरी डी मानते हैं। जैसे संधारित्र है तो प्लेट का एरिया तो ए है और ये बीच की दूरी डी मानते हैं। तो इसके बीच का जो आयतन बनेगा ये आयतन होगा यहाँ पर ए इंटू डी। आयतन ए इंटू डी के बराबर रहेगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना, क्षेत्रफल इंटू दूरी जो है प्लेटों के बीच की वो इनका आयतन बन जाएगा। इस बात का यहाँ ध्यान रखूंगा मैं। तो u का मान अपन निकालते हैं, देखो यहाँ भी निकला हुआ है पर एक बार अपन यहाँ निकाल के देख लेते हैं अलग से। तो u की वैल्यू है हाफ सी वी स्क्वायर, ये अपन ने अभी ज्ञात करी थी। यहाँ ध्यान देना, यहाँ v का मतलब यहाँ पर है प्लेटों के बीच का विभवांतर और नीचे जो v है वो आयतन के लिए है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए मैंने नीचे आयतन लिख दिया है। ठीक है ना, तो हाफ सी वी स्क्वायर ये अपने पास संग्रहित ऊर्जा हो जाएगी प्लेटों के बीच की और आयतन को अपन लिख देंगे एडी। ठीक है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस। अभी देखो आगे इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो कोई संधारित्र अगर है तो उसकी धारिता C जो होती है C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट बटा D। इस कंसेप्ट को अपन पहले पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता के लिए। तो अपन यहाँ C का यही मान यहाँ रख देंगे, तो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ये C का मान हो जाएगा। और V का मान अपन यहाँ रखेंगे, तो V का मान क्या रखेंगे, देखो V का मान जो होता है अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी होती है। जो यहाँ पर अपन इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के बाद जो है विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको अपन डी से गुणा कर देंगे तो प्लेटों के बीच का विभवांतर आ जाता है। ये सब चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसका मान मैं यहाँ ई डी रख दूंगा। तो इसका वर्ग है तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा और बटा में यहाँ पर आ जाएगा ए डी। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से देखो क्या होगा, ए से ए तो कट जाएगा। ठीक है ना, और ये डी भी नीचे आएगा तो नीचे डी स्क्वायर बन जाएगा, तो डी स्क्वायर मिलकर डी स्क्वायर को काट देगा। तो कुल मिला के अपने पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो संग्रहित ऊर्जा होती है प्रति एकांक आयतन, उसका मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसकी काउंटिंग यहाँ पर की गई है, नोट्स में भी की गई इसकी काउंटिंग, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन इसमें है, विद्युत ऊर्जा घनत्व की विमा क्या होगी। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा घनत्व का मतलब यू जो अपन ने निकाला है इसकी विमेय सूत्र क्या होगा। तो यू बराबर देखो यहाँ लिखा हुआ है ऊर्जा बटा आयतन, अपन ने यहाँ लिखा था यू का मतलब ऊर्जा है और वी का मतलब आयतन है, तो ऊर्जा बटा आयतन से इसकी अपन विमा निकाल सकते हैं। अब ऊर्जा की विमा आप जानते हो m1L2T-2 होती है। ठीक है ना, ऊर्जा की विमा m1L2T-2 और आयतन की विमा L3 होती है। तो कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे तो L3 जब ऊपर जाएगा तो 2 में से 3 घट जाएगा, इसके साथ -1 रह जाएगा L के साथ, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो m1 L-1 और T-2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात इसकी विद्युत ऊर्जा घनत्व की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना ये कंसेप्ट हो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो स्टूडेंट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है। उदाहरण 2.10 अपने यहाँ पर करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 900 पिकोफेरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक संधारित्र लगा हुआ है, इसकी धारिता 900 पिकोफेरेड है। ठीक है ना, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है ना, आवेशित किया जा रहा है। तो संधारित्र में संचित कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है, तो इसमें कुल कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी हमें ज्ञात करना है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन यहाँ साथ में दिया हुआ है, उसका भी आंसर अभी अपन यहाँ निकालेंगे। तो पहले इसका आंसर अपन निकाल लेते हैं। तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। वैसे इसके अपन ने 3 तरह के फॉर्मूले देखे थे, पर जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है उसके आधार पर फॉर्मूला ये वाला लेना सही रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/2
सी का मान 900 पिकोफेरेड है, तो 900 गुणा 10 की घात -12 इंटू अप्लाइड वोल्टेज 100 है, तो वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग है तो 100 को 2 बार लिख दिया मैंने, 100 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखो तो 2 और 2 4, 2 6, 6 शून्य इससे अपन कैंसिल कर सकते हैं, और 9/2 4.5 बन जाएगा, तो 4.5 गुणा 10 की घात -6 जूल। इतनी ऊर्जा यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच संग्रहित होगी। इसको चाहे तो अपन आगे 4.5 माइक्रो जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 की घात -6 को माइक्रो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है, ये दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके, मतलब संधारित्र को बैटरी से हटा रहे हैं अपन, ठीक है ना। अपना संधारित्र चार्ज हो चुका है, आवेशित हो चुका है, तो किसी अन्य 900 पिकोफेरेड के संधारित्र से संयोजित किया जाता है। तो इस संधारित्र को अपन ने एक संधारित्र के साथ और जोड़ दिया, जो जो जिसकी धारिता भी 900 पिकोफेरेड ही है, इसकी भी धारिता 900 पिकोफेरेड है, और ये हमारा चार्ज संधारित्र, इसकी भी 900 पिकोफेरेड है। तो इस व्यवस्था को बनाने में निकाय द्वारा संचित स्थित विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो इस व्यवस्था में कितनी ऊर्जा होगी हमें ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर Q/2 लिखा हुआ है, पर पहले ऐसा नहीं है। देखो पहले ये जो आपका पहला संधारित्र फुल चार्ज होता है, पूरा चार्ज है Q आवेश तक, और ये निरावेशित होता है, ये वाला दूसरा जो है निरावेशित होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर Q = 0 रहता है, और ये +Q से चार्ज है। पर जब इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो इसका आवेश इसमें जाने लग जाता है, ये संधारित्र इसको चार्ज करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं है। अगर बैटरी होती तो बैटरी इसको चार्ज करती, पर यहाँ पर बैटरी नहीं है, तो ये संधारित्र जो Q आवेश से आवेशित है, यही इसको आवेशित करने लग जाता है। तो दोनों पे आवेश समान मात्रा में आ जाएगा, इसका आवेश आधा रह जाएगा और आधा आवेश इसका इस पे चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है Q/2 और -Q/2, Q/2 और -Q/2, ठीक है ना। तो दोनों पे आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, निकाय की धारिता ज्ञात करनी है। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब ये आवेश इसके आधा आधा हो जाएगा, तो दोनों की प्लेटों के बीच का विभवांतर भी आधा आधा हो जाएगा। जैसे मान लो इसका विभवांतर अभी 100 वोल्ट है, जिसने इसको चार्ज कर दिया तो विभवांतर 100 वोल्ट तक हो जाएगा इसकी प्लेटों के बीच, पर यहाँ विभवांतर इसका आधा हो जाएगा, 50-50 वोल्ट रह जाएगा, ठीक है ना। कैसे रह जाएगा, देखो आप एक फॉर्मूले से अपन देखते हैं। अपन जानते हैं कि V = Q/C होता है, ठीक है ना। संधारित्र के नियम से V = Q/C होता है। अब जब Q आवेश है तो विभव V है। अगर आवेश कितना रह गया, यहाँ पर आधा आधा हो गया, मतलब Q की जगह Q/2 रह गया, तो जैसे ही अपन यहाँ Q की जगह Q/2 रखेंगे, Q/2/C, तो अपने पास आएगा Q/2C, मतलब Q/C का आधा हो गया, तो अपन कह सकते हैं V' = V/2 हो जाएगा। तो दोनों पे विभवांतर आधा आधा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आवेश का आधा होना और विभवांतर का आधा होना, इसी आधार पे इसका आंसर अपन निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मैं आंसर निकालता हूँ इसका। दोनों संधारित्रों के निकाय में संचित ऊर्जा U बराबर आएगी U1 + U2। U बराबर क्या रहेगा, U1 + U2। इसको मैं हटा देता हूँ, U = U1 + U2। अब देखो यहाँ पर हाफ C V1² प्लस अपन लिखेंगे हाफ C V2²। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, V1 बराबर V2 रहेगा, इन दोनों के ऊपर विभवांतर बराबर रहेगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, और ये जो होगा टोटल विभवांतर का आधा हो जाएगा। मैंने आपको जो समझाया था आधा क्यों होगा, तो टोटल विभवांतर का आधा हो जाएगा, मतलब 100/2 बराबर 50 वोल्ट का होगा। ये संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित हुआ था, तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 100 ही रहेगा, पर इन दोनों में आधा आधा 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखते हुए मैं यहाँ मान रखूंगा। तो देखो इसमें 1/2 C तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा V1² + V2², क्योंकि C दोनों का एक जैसा ही है, ठीक है ना। हालांकि V1 = V2 लिखेंगे हाफ C, और यहाँ पर देखो इस जगह पे V1 V2 के बराबर है और दोनों V/2 के बराबर है, तो दोनों की वैल्यू V/2 रख देंगे, तो V/2 का स्क्वायर प्लस V/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों को अपन हल करेंगे तो 1/2 C, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर V²/4 प्लस V²/4। तो कुल मिला के ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 C और V²/2, क्योंकि V²/4 में V²/4 जोड़ेंगे तो V²/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू लगी हमारे पास 1/2
हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी हाफ सी वी स्क्वायर बनी, आगे 1/2 है। तो पहले जो मान था वो हाफ सी वी स्क्वायर था, तो हाफ सी वी स्क्वायर का मान हमने निकाला ही था, तो उसका भी आधा मान जाएगा 1/2 गुणा 4.5, यहाँ पर था सुनिए 4.5 माइक्रो जूल था, 1/2 गुणा 4.2 माइक्रो जूल, तो इसका भी आधा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.25 माइक्रो जूल। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति में निकाय में संचित का मान 2.25 माइक्रो जूल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना एक चैप्टर अब समाप्त होता है, और इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा अगला, जिसमें आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं किसी चैप्टर में वो भी आपको यहाँ पर पूरे आपके सोल्व होंगे। तो इस तरह से अपना फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को तैयार करें, ठीक है। बाय, थैंक यू।